हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से डिटरमिनेंट चैप्टर की। जो हमारी पिछली कुछ वीडियो डली थी वो डली थी एक्सरसाइज 4.6 के ऊपर, ठीक है, जहां हमने बात क्या की थी कि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक अभी और बाकी है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी सिस्टम। इसकी वीडियो कल मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 12th क्लास के लिए। आई बात समझ में? मतलब अगली वीडियो 12th क्लास के लिए आएगी, वो किसके ऊपर आएगी, कंसिस्टेंसी सिस्टम के ऊपर। लेकिन आज जो मैं फिर से बात करनी है वो बात करें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने वाले क्वेश्चंस की। देखो, लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल की हो चाहे 3 वेरिएबल की हो, अगर सिंपली सोल्व करना है तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है। ऐसे मान लो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, या फिर कई बार क्या कर देता है वो आपको इक्वेशंस वो दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम, और आपको क्या करना होगा, पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी होगी और फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ क्वेश्चंस की। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो एक्सरसाइज 4.6 के ऊपर, ठीक है। और जहां तक बात है सवाल नंबर अभी 2 बाकी है, एक है 15वां क्वेश्चन, एक है 16वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.6 का जो बाकी है वो हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे और ये हमारी होगी, ठीक है, इक्वेशंस के ऊपर आखिरी वीडियो। इसके बाद मैं कोई भी इक्वेशन के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 15वां। इसमें क्या करना है हमें, उसने बोला हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स एरी, हमें क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो मैंने आगे कुछ बात पढ़ी ही नहीं, उसने क्या बोला है, ए मैट्रिक्स एरी तो ए इनवर्स निकाल दे। तो पहले मैं क्या, ए इनवर्स निकालने, और उम्मीद है इनवर्स निकालना आप सबको आता होगा, जिनको नहीं आता वो सीख लेना, ठीक है। मैं वीडियोस डाल चुका हूं इनवर्स के टॉपिक के ऊपर भी। तो चलो शुरू करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, पहले मुझे निकालना होगा माइनर्स। क्या निकालना होगा, माइनर्स। और सब जानते होंगे अब तो क्या कि माइनर्स क्या होते हैं, हर एलिमेंट के अलग अलग। यानी कि मैं क्या निकालना होगा, एक निकालना होगा m11, एक निकालना होगा m12, फिर निकालना होगा m13, फिर निकालना होगा m21, फिर m22 और फिर m23, फिर मैं निकालूंगा m31, m32, m33। तो ये सारे क्या आ गए हमारे पास, सारे के सारे माइनर्स। माइनर के नाम लिख दिए हैं। अब माइनर निकालना शुरू कर देते हैं। अब आपको मान लो m11 निकालना है, यानी कि इसका माइनर निकालना है। तो ये जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गए वहां पे क्या लगा दोगे, डिटरमिनेंट वाला रूल, ठीक है। यानी कि इसकी इससे गुणा, तो 2 गुना है -2, -4, तो -4 इसमें से क्या घट गया, घटा का 4, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -4 + 4 यानी कि 0। ये आ गया हमारे पास m11। भाई जिसको निकालने में दिक्कत आती है ना, ठीक है, तो वो यूं निकाल लेना, हर एक स्टेप लिख लेना, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। कहीं गलती होगी ना, क्योंकि बेटे माइनर गलत हो गया, आप फिर सवाल सही नहीं हो सकता, भूल जाओ, सवाल सही कर पाओगे आप लोग। आई बात समझ में? तो ये आ गया हमारे पास m11। अब मुझे निकालना होगा m12, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 × -2 -6। अब -6 में से घट गया, ठीक है, देखो ध्यान से, घटा का 4, तो घटा घटा क्या हो जाएगा बीच में, जमा। तो -6 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, -2। तो यूं आराम से निकाल लेना हर एक माइनर। अब निकालते हैं m13, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 × 1 3, 3 में से घट गया 2, तो 3 में से घट गया 2, कितना आया हमारे पास, 1। तो यह हमारे पास m13 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा m21, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -3 गुणा है -2, ठीक है, कितना हो जाएगा, जमा 6, 6 में तक घट गया 5, कितना आ गया, 6 में से घट गया 5, ये आ गया हमारे पास 1। तो ये आ गया हमारे पास m21 की वैल्यू। अब मैं निकालने जाऊंगा m22, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 गुणा -2 -4, -4 में से घट गया 5, तो कितना आ गया, -4 में से घट गया 5, सीधा आंसर किया था मैंने, -9 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा m22। अब मुझे निकालना होगा m23, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 गुना में 1 2, और 2 में तो घट गया इसकी गुणा, 1 गुणा में 3 कितना होता है, -3। तो 2 में से घट गया घटा का 3, यानी कि 2 में से घट गया, 2 में से माइनस हो गया -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बीच में, प्लस। तो 2 + 3 कितना हो गया हमारा, 5। तो ये आ गया हमारे पास m23 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा m31, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा। तो -3 गुणा है -4, 12 में से घट गए 5 दूनी 10, तो 12 में से घट गए 10, तो कितना आएगा हमारे पास, 2। तो ये वैल्यू आ गई m31 की। अब मैं निकालूंगा m32, यानी कि भाई इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 गुणा है -4, -8 में से घट गए 15, तो -8 में से घट चुके हैं 15। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास,
ठीक है, तो क्या करा था M32 ये निकाला था ना, तो इस रो में रो छोड़ दिया, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दिया, -8 इसमें से कट गया 15, तो कितना आएगा -23। तो ये आ गया हमारे पास M32 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा M33 यानी कि इसका माइनर, तो इस रो में रो भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 2 गुणा में 2 4, और 4 में से घट गया घटा का 9, तो घटा घटा जमा 4 + 9 कितना हो गया हमारा 13। तो ये आ गए हमारे पास हर एक एलिमेंट के माइनर्स। ठीक है, माइनर में कोई दिक्कत नहीं है, माइनर आ चुके हर एलिमेंट के। अब मैं क्या निकालने फोकस करूंगा, कोफैक्टर्स। और एक बार जब माइनर्स आ जाते हैं ना, तो कोफैक्टर निकालना हमारे लिए क्या होता है, बहुत आसान। ठीक है, कोफैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आती। अब कोफैक्टर में क्या निकालना है हमें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते भैया ये 1 1 1 2 1 3 क्या लिखा हुआ है। भाई इसकी बात हो चुकी है मैट्रिक्स चैप्टर में ही। इस 1 1 का मतलब पता है क्या है, वो एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम में है उसका कोफैक्टर। A12 का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो पहले रो दूसरे कॉलम में है। जो आगे वाला नंबर है ना वो रो को दिखाता है, पीछे वाला नंबर कॉलम को दिखाता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं अब कोफैक्टर्स। तो हमें क्या निकालना है, A11। तो देखो कोफैक्टर निकालना कितना आसान होता है, अभी समझाता हूं। इन दोनों को जोड़ लो, एक और एक क्या आ गया 2। अगर इवन आया तो यूं का यूं माइनर क्या बन जाएगा हमारा, कोफैक्टर, यानी कि 0 आ गया कोफैक्टर की जगह भी। अब अगला केस देखो, 1 और 2 कितना हो गया 3, और अगर आ गया ओड नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 का +2। और जिनको ओड और इवन नहीं पता भाई समझ लो, ओड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कितना आ गया 2 और 1 3, तो कर देंगे सिंबल चेंज। 3 और 1 4 कितना आया इवन, तो क्या बन जाएगा माइनर, ये हमारा कोफैक्टर। 2 और 1 3 कितना आया ओड, तो क्या कर दूंगा 1 का -1। 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 का +9। 2 और 3 5 कितना आया ओड, तो क्या कर दूंगा 5 का -5। एक मिनट ध्यान समझना, 2 और 2 4 यहाँ पे गलती हो गई, इवन नंबर आया था ना, तो -9 यूं का यूं रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। 3 और 1 कितना हो गया 4, तो भाई 4 क्या होता है इवन नंबर, तो 2 क्या आ जाएगा यूं का यूं कोफैक्टर। ठीक है, फिर क्या निकालूंगा 3 और 2 5, वो कितना हो गया ओड, तो -23 का हो जाएगा हमारा +23। 3 और 3 6, तो क्या हो जाएगा इवन है, तो यूं क्या जाएगा 13। मतलब इसका सिंबल चेंज, इसका नहीं हुआ चेंज, इसका हो गया चेंज, इसका फिर नहीं हुआ चेंज, इसका हो गया, ठीक है, इसका हो गया चेंज, इसका नहीं हुआ चेंज, फिर इसका हो गया चेंज, ये यूं का यूं आ गया। ठीक है, फिर इसका सिंबल चेंज कर दिया और इसका नहीं किया। ठीक है, मतलब इस 3 को 3 वाले केस में पता है क्या होता है कि भाई एक का सिंबल चेंज होता है, फिर एक अगले का नहीं होता। मतलब देखो ये 2 क्या आया था इवन, तो यूं का यूं आ गया, ये था ओड, ये फिर कितना आ गया था हमारा इवन, ये हो गया हमारा ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, और फिर ओड, और फिर इवन। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास कोफैक्टर्स भी आ चुके हैं। तो चलो माइनर कोफैक्टर तो आगे, अब मुझे क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे आएगा, इसे अरेंज कर दो एक मैट्रिक्स में। तो चलो अरेंज करते हैं, इसे अरेंज कर दिया एक मैट्रिक्स में। तो कैसे अरेंज करूंगा, 0 2 1, ये पहली रो के एलिमेंट थे तो पहली रो में डाल दिए, फिर -1 -9 और -5 दूसरी रो में डाल दिए, 2 23 और 13 तीसरी रो में डाल दिए। ठीक है, तो क्या एडजॉइंट ऑफ है, ये नहीं, ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है। जैसे ही हम इसे कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं और करेंगे उसका ट्रांसपोज, तब आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात है ट्रांसपोज कैसे करते हैं, बहुत आसान है, मैट्रिक्स में सीख लिया था, बस रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है। ठीक है, तो पहली रो का पहला कॉलम बना लूंगा 0 2 1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -1 -9 -5, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 2 गुणा में 13, 2 गुणा में 23, 2 और 23, और कितना आ गया हमारा 13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ चुका हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता एडजॉइंट ऑफ ए में। अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, ए का इनवर्स। अब लास्ट स्टेप रहेगा ए का इनवर्स निकालने के लिए। ए का इनवर्स क्या होगा हमारा, जैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे ए के डिटरमिनेंट से, तो क्या आ जाएगा हमारा ए का इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट क्या आता है हमारा, इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल चुका, अब मैं क्या निकालूंगा, ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट और निकाल लेते हैं। अब ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए ना हमारे पास ए मैट्रिक्स का है, ये रही, हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे हमने सीखा था 4.1 में। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा दूं, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी रो के एलिमेंट से कोफैक्टर से करवा के जोड़ देता हूं ना, तो डिटरमिनेंट आ जाता है। जैसे देखो ये रही रो और ये रही इस रो के कोफैक्टर्स, तो भाई 2 गुणा में 0, क्योंकि ये 2 है और ये क्या है इसका कोफैक्टर,
तो 2 गुना में 0, बीच में प्लस, -3 गुना में 2, ठीक है, बीच में प्लस, और फिर 5 गुना में 1, तो 5 गुना में 1 ये आ गया। अब जोड़ दो तो देखते हैं, 2 गुना में 0 0, 3 गुना में -2 -6, -6 और प्लस कितना हो गया -1, तो ये क्या होता है हमारा डिटरमिनेंट। तो अगर हम किसी भी रो की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवाए थे तो क्या आता है, इनवर्स और डिटरमिनेंट आ जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने आपका डिटरमिनेंट आ चुका है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये क्यों होता है बताया था मैंने जब मैंने पहली बार इस चीज को सिखाया था उस वीडियो में, ठीक है, तो मैंने आराम से बताया था कि क्यों होता है ऐसा, और कुछ नहीं किया, हमने एक्सपेंड ही किया है, ठीक है। जिनको समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया, वरना फिर ये तरीका होता ही है कि अगर आपके पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे कोफैक्टर मौजूद हैं तो उस एलिमेंट्स की उस कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के डिटरमिनेंट लाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट भी आ चुका है हमारे पास -1, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 और 13। तो एक काम कर सकते हो अभी आप माइनस के अंदर भेज सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका ए का इनवर्स आ जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ही भेज सकते हो, पर हमें फिलहाल इनवर्स निकालो तो अंदर भेज रहा हूं मैं। तो 0 तो बाई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, -1 का क्या हो जाएगा +1, 2 का -2, इस 2 का -2, -9 का +9, 23 का -23, 1 का -1, -5 का +5, 13 का -13। क्योंकि जब भी बाहर कोई कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, तो उससे हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो जब हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सबके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज। 0 को छोड़े क्यों, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। तो आगे हमारे पास ए का इनवर्स, तो हमने ए का इनवर्स निकाल लिया, अब पढ़ेंगे उसके आगे वाली बात। देखो उसने क्वेश्चन में क्या घुमाया है, उसने पहले क्या बोला ए, तो पहले ए इनवर्स निकाल दे, वो तो निकाल चुका मैं। फिर क्या बोला है, यूजिंग ए इनवर्स, ए इनवर्स को यूज करते हुए सोल्व कर दे इन लीनियर इक्वेशंस को। तो बात ये भैया लीनियर इक्वेशन हमने पहले भी सोल्व करनी सीखी थी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो चलो हम क्या सोल्व कर देते हैं, पहले वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम बनाते थे 3 मैट्रिक्स, एक तो बनाते थे एक्स, वो और बना लेता हूं, एक्स मैट्रिक्स होती थी एक्स वाई जेड की, यानी कि उन वेरिएबल्स की जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। फिर हमारी बनती थी ए मैट्रिक्स, एक इसकी बनती थी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की, तो 2 -3 और 5, ठीक है, 3 2 और -4, और नीचे कोफिशिएंट क्या है 1 1 -2, 1 1 -2। और फिर बनती थी हमारी बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स होती थी आंसर की, यानी कि ये रही 11 -5 3, 11 -5 और -3, ये आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। तो हम तो पहले ऐसे करते थे क्वेश्चनों को, तो मैंने देखा कि हम क्या करते थे, इसके बाद पहले 3 मैट्रिक्स लिखी सोल्व करते वक्त, और फिर निकालते थे इस ए का इनवर्स। तो कहीं ये वाला ए और जो सवाल वाले का ए था वो सेम तो नहीं है, तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। देखो ध्यान से, एक एक एलिमेंट सेम है, इसका मतलब उसे थोड़ा सा मजाक ही किया था। हमारी जो ए मैट्रिक्स बनती है ना यहां से, वो उसने खुद बना के दे रखी थी हमें, आई बात समझ में। और उसका इनवर्स तो मैं यूं भी निकालता, और मुझे इसने भी निकलवाया, निकाल रखा इनवर्स, तो अब तो बहुत आसान है काम, तो मुझे दोबारा से ए का इनवर्स आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही ए इनवर्स निकालवा दिया था। अब मुझे करना क्या है, बस अपने ए इनवर्स की इस बी से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्या आ जाए मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू होती है ना वो होती है ए इनवर्स इंटू में बी। बात ये वाली बात मैं बहुत बार समझा चुका हूं, पता है कैसे बनी थी ये बात, सुनो एक बार वो बता देता हूं। जैसे 3 मैट्रिक्स है, इस ए की इस एक्स से मल्टीप्लाई करवाई होगी तभी तो ये बी आया होगा, कोई दिक्कत, ठीक है, ए की एक्स से गुणा करी होगी जब तो बी आएगा, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर निकालना चाहूंगा तो ए को वहां भेज दूंगा, ए वहां जाए क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, तो बस। और एक बात और समझाई थी मैंने उस टाइम पे कि भाई जब भी कोई चीज आगे जाती है ना तो वो अगले उस पार्ट में मैट्रिक्स के आगे जाके ही लगती है, और कोई चीज पीछे जाती है डिवाइड तो पीछे जाके ही लगती है। आई बात समझ में, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सेम आए या फिर मल्टीप्लाई हो भी या ना हो जरूरी नहीं है। तो एक्स की वैल्यू के आगे हमारे पास ए इनवर्स बी, तो यहां से ये बात आई थी, ए इनवर्स तो मैं निकाल ही चुका, क्या है 0 1 और -2 और 9 और माइनस का 23, ठीक है, -1 5 और माइनस का 13, तो ये आ गया हमारे पास। अब मेरे पास क्या है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास वो रही 11 -5 और -3, तो कर लो भाई मल्टीप्लाई, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो कैसे करूंगा, आप मल्टीप्लाई करना सबको उम्मीद है आता ही होगा, वरना आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो देख लेना। इसका जो ऑर्डर है पहले वो चेक करते हैं, इसका ऑर्डर है 3 × 3,
3 रो है इसमें 3 कॉलम, उससे क्या बनता है ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 1 कॉलम, 3 से 3 कट गया, जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 रो से 1 की बनेगी। इसका मतलब अगर इस 3 से 3 नहीं कटता ना तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होती। मल्टीप्लाई पॉसिबल जब होती है जब पहले वाले में जितनी कॉलम्स है ना अगले वाले में उतनी रोज होनी चाहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो पहला रो पहला कॉलम 0 गुणा में 11 0, इसकी इससे 1 गुणा है -5 तो 0 -5, फिर पीछे प्लस दूसरे वाले की दूसरे, अब तीसरे वाले की तीसरे वाले से -2 गुणा है -3 कितना हो जाएगा 6। ये तो होगी पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा यूं होती है इस सिंबल में, पहला रो पहला कॉलम। अब पकड़ूंगा दूसरा रो और उसी करूंगा पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो पहले वाले की पहले वाले से -2 गुणा में 11 माइनस का 22, बीचे प्लस, अब दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से, तो ये 9 और गुणा है 5 माइनस का 45, तो यहाँ आ गया हमारा माइनस का 45, बीचे प्लस और फिर 23 गुणा में ये, तो माइनस माइनस प्लस 23 3 से कितना हो जाएगा 69, तो ये आ गया 69। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा रो और पहला कॉलम -1 गुणा में 11 कितना हो जाएगा माइनस का 11, बीच है प्लस, अब दूसरे वाले दूसरे वाले से प्लस माइनस माइनस 5 गुना है 5 25 -25 रहेगा हमारा, और तीसरे वाले से तो माइनस माइनस प्लस 13 3 39, तो ये आ गया हमारा प्लस का 39। अब सोल्व करते हैं इसे। तो भाई देखो 6 में से 5 गए, ऊपर तो आ गया 1, नीचे देखते हैं अब -45 माइनस का 22, तो ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस का 67, और ये क्या है प्लस का 69, तो क्या बचेगा प्लस में 2। कोई दिक्कत? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 69 में से 67 गया, कितना बच गया 2 बच गया। अब ये ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25 और 11, 25 और 1 26 और 10 36, 39 में से कितना बच गया 3, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू सोल्व होने के बाद। और यहाँ पे क्या थी एक्स मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट थे एक्स वाई और जेड। अब मैं इन दोनों कंपेयर कर लूंगा, बराबर रखूंगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स बराबर आएगा 1 के, क्योंकि पहले वाली वैल्यू 1 है, वाई बराबर आ गया हमारा 2 के, और जेड बराबर आ गया हमारा 3 के। तो ये वैल्यू आ गई हमारी एक्स वाई जेड की। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ढेर हो चुका है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपनी 4.6 की एक्सरसाइज के आखिरी सवाल के ऊपर, जो क्या है एक वर्ड प्रॉब्लम। आई बात समझ में? तो चलो आगे देखते हैं। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे हम इसे अगले क्वेश्चन को। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारे पास क्या है एक वर्ड प्रॉब्लम। ये जो है ना ये एक्सरसाइज 4.6 का हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी एक्सरसाइज भी। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक है ना जो पूरा बचा हुआ है, वो किसके ऊपर है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर, जिसके लिए क्या बनाऊंगा मैं एक सेपरेट वीडियो, लेकिन वो हमारे सिलेबस से डिलीट है इस बार, तो इसलिए अगर आपका मन करे देख लेना, वरना फिर मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर प्रॉपर्टीज के ऊपर भी, डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 की, लेकिन बनाऊंगा सबसे आखिरी में। अब शुरू करते हैं इसे। उसने बोला क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। उसने बोला है जो खर्चा है ना 4 किलो प्याज लेने का, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, 60 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो भाई पहले बता रहा हूं, जब भी और बताई भी है, जब भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊं और एक्सरसाइज 4.6 का है एनसीईआरटी का, तो अपने आप बुक खोल के बैठ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 2 किलो प्याज, ठीक है, एंड 4 kg व्हीट यानी कि 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल इज 90 रुपए। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, ठीक है, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, क्या निकाला मैं, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए। तो कॉस्ट निकालना भाई, हमें खर्चा निकालना है। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात भाई देखो, वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले से क्या बनेगी, पहले हम यहां बनाएंगे इक्वेशंस और फिर करेंगे हम उन्हें सोल्व। आई बात समझ में? तो पहले इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन और तुमने एक बात देखी थी, मैंने 10th क्लास के बच्चों को भी बात समझा रखी है। ठीक है, कि भाई अगर मान लो आपको इक्वेशन बनानी है तो आप वेरिएबल किसे मानोगे, जिस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो भाई जो चीज हमें निकालना है मैं उसे वेरिएबल्स मानूंगा अपने। उसने हमें निकालना है क्या है, उसने बोला है पर केजी, कॉस्ट ऑफ पर केजी आइटम। तो मैं काम कर लेता हूं, कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑनियन को मैंने क्या मान लिया, x, लेट कर लिया है यहां पे, लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑनियन इक्वल्स टू x एंड लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी व्हीट, अगला व्हीट है तो गेहूं के पर किलो को हमने क्या मान लिया y। ठीक है, और फिर अगला चावल है तो एंड लेट
कॉस्ट ऑफ पर केजी राइस, उसमें मैंने क्या मान लिया, जेड। तीन चीज मान ली, ठीक है। एक्स जो है ना जो पर केजी प्राइस है प्याज का वो एक्स मान लिया, जो पर केजी प्राइस है वीट का वो वाई मान लिया, और पर केजी जो प्राइस है राइस का वो कितना मान लिया, जेड मान लिया। आई बात समझ में? तो समझो, अब उसमें बोला कहता है कॉस्ट ऑफ 4 केजी ओनियन। भाई जब 1 किलो प्याज x रुपए का है तो 4 किलो कितने मिलेगा, 4x में, 4 के x से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। एक सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली बात है, समझते हैं। अगर मान लो आपको कोई बोले भाई 1 किलो जो चावल है या फिर 1 किलो जो आलू है वो 10 रुपए का है, तो भाई 5 किलो कितने मिलेगा, 50 रुपए में। भाई 10 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। भाई 1 किलो जो प्याज था वो x रुपए का था, 4 किलो कितने में आएगा, 4 की x से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे आगे, अब 1 किलो गेहूं y रुपए का है, 3 किलो कितने में आएगा, 3y में। ऐसे ही 1 किलो चावल z का है तो 2 किलो कितने में आएगा, 2z में। और तीनों को जोड़ दूंगा, कितना खर्चा आएगा, 60 रुपए। वो आ गया, तीनों को जोड़ के आ गया टोटल खर्चा, वो कितना था, 60 रुपए। ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ 2 केजी ओनियन यानी कि 2x प्लस में 4 किलो गेहूं यानी कि 4y और प्लस में 6z बराबर आ गया 90 के, ठीक है। और फिर हमारी बनेगी लास्ट इक्वेशन यानी कि 6 किलो प्याज। अब 1 किलो प्याज x का है, 6 किलो मिलेगा 6x में। 1 किलो गेहूं y रुपए का है तो 2 किलो मिलेगा 2y में। और 1 किलो प्याज z का है तो कितना मिलेगा हमारा, 3z बराबर किसके आ गया हमारा, 120 नहीं 70 रुपए के बराबर आ गया। ये रहा टोटल कॉस्ट 70 था। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। जैसे ही हम यहाँ से सोल्व करके निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये तो काफी इजी इक्वेशंस थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ पर केजी, ठीक है। मतलब पर केजी कॉस्ट कितना है प्याज का, गेहूं का और चावल का। आई बात समझ में? चलो निकालना शुरू करते हैं फिर। तो यहां से पहले क्या बनेगी, एक तो बनेगी एक्स मैट्रिक्स, तो वो बना लेते हैं, मैं बना लेता हूं। एक्स मैट्रिक्स किसकी होती है, उन वेरिएबल्स की जिनकी वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स वाई जेड की। फिर बनेगी ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स किनकी होगी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की। तो ये वो कोफिशिएंट का मतलब नहीं पता होगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है, यानी कि 4, फिर यहाँ आएगा 3 और ये हो गया हमारा 2, फिर अगला आएगा 2, 4 और 6, और फिर आएगा 6, 2 और 3। तो ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। फिर मैं क्या बनाऊंगा यहाँ से, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स किसकी बनेगी, बी मैट्रिक्स बनेगी 60 की, 90 की और फिर 70 की। आई बस समझ में? तो ये बन गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स बनती है और इनका ऑर्डर भी सेम रखा जाएगा, बता चुका हूं। ऑर्डर में कोई भी तरह का, किसी तरह का चेंज नहीं करेगा कोई भी। एक्स आ गया, ए आ गया, बी आ गया। अब सारा फोकस किस पे जाएगा, ए का इनवर्स निकालने के ऊपर। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए पहले मैं क्या निकालने होंगे, माइनर्स। अब जो माइनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर एलिमेंट के अलग अलग, यानी क्या आएगा हमारे पास, M11, M12, M13, फिर आएगा M21, M22, M23, फिर आएगा M31, M32 और M33। ये आएंगे हमारे पास हर एक एलिमेंट के माइनर्स। तो निकालना शुरू करते हैं, पहले फटाफट माइनर्स। M11 निकालना है तो भाई यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, और यहाँ लगा दो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट का रूल, यानी कि इसकी इससे गुणा माइनस में इसकी इससे गुणा। 4 3 12, 12 में से घट गया 12, कितना आया, 0। M11 की वैल्यू आ गई है। जिसको नहीं सा आया समझ में भाई वो यूं कर लेना, 4 3 12, आराम से 12 को लिख लेना, माइनस में 12, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन साइड में करके देख लेना, क्योंकि माइनर किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। अगर माइनर गलत हो गया ना तो भाई सवाल जिंदगी में इनवर्स का सही नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो भाई M11 0 आ चुका है। M12 हमारे पास यानी कि 3 का माइनर, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 गुणा में 3 6, 6 में से घट के 36, कितना आएगा, माइनस का 23। ये आ गई M12 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा M13, यानी कि ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 2 4, 4 में से घट के 24, तो कितना आएगा, माइनस का 20। ये आ गई M13 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा M21 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 3 9, 9 में से घट गया 4, तो कितना आएगा हमारा 5। तो आ गया M21। फिर मैं निकालूंगा M22 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 12 में से घट के 12, कितना आ गया, 0। M22 आ गया। अब निकालूंगा M23 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 4 दूनी 8, 4 2 8, 8 में से घट गया 18, तो कितना आएगा, माइनस का 10। तो ये आ गई M23 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा M31 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 18 माइनस में 8, कितना आ गया हमारे पास,
10, ये आ गई M31 की वैल्यू। अब निकालूंगा M32, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 24 माइनस में 4 कितना आ गया 20, तो आ गई M32 की वैल्यू। अब निकालूंगा लास्ट M33, तो ये जिस रो में रो भूल जाओ, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 16 में से घट गए 6, तो कितना आ गया 10। ठीक है, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, घट गया 10 आ गया। M33 आ चुका है। माइनर आगे हैं, अगर माइनर सही है तो अब भाई सवाल का गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाकी स्टेप बहुत ईजी हैं। कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, हर एलिमेंट के अलग अलग, माइनर की तरह A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पर फिर भी भाई कोफैक्टर निकालना ना बहुत इजी है माइनर के हिसाब से। तो देखो भाई यहाँ पे अब बस इनको जोड़ना है, 1 और 1 2, अगर इवन आया तो इवन है भाई, सम इवन आया तो यूं का यूं माइनर क्या बन जाएगा कोफैक्टर, सम आ गया ओड तो कर दूंगा सिंबल चेंज, तो 1 और 1 2, तो इवन आया है 0 यूं का यूं क्या बन जाएगा माइनर से कोफैक्टर, 1 और 2 3 क्या आया ओड, तो माइनस 30 क्या हो जाएगा प्लस 30, 1 और 3 4 क्या है हमारा यहाँ पे इवन, तो क्या कर दूंगा यूं का यूं क्या बन जाएगा माइनस 20 हमारा कोफैक्टर, 2 और 1 3 ओड, तो क्या कर दूंगा सिंबल चेंज, 2 और 2 4 यूं का यूं आ जाएगा, 2 और 3 5 सिंबल चेंज, 3 और 1 4, तो भाई 4 का यूं का यूं आ जाएगा, इवन है तो 10 आ जाएगा यहाँ पे यूं का यूं, ठीक है। 3 और 2 5, तो सिंबल चेंज यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, और 3 और 3 6, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे यूं का यूं, क्यों क्योंकि इवन आया है। आई बात समझ में, तो ये आ गया हमारे सारे कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद क्या आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पहले इसे अरेंज कर दो एक मैट्रिक्स में, अरेंज कर देते हैं। तो ये पहले रो के एलिमेंट है तो 0 30 माइनस 20, ये दूसरे रो के -5 0 और 10, और ये तीसरे रो के यानी कि 10 माइनस 20 और 10, ठीक है। क्योंकि भाई ये 1 1 का मतलब 1 2 का मतलब 1 3 मतलब ये होता है कि भाई वो एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम में है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर ये किसके हो गए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे दिखाते हैं एलिमेंट्स को। अभी हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, अभी आया नहीं है। जैसे ही आपको फैक्टर को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दोगे, कर दिया है, अब उसका कर दोगे ट्रांसपोज, तब हमारा क्या आता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ट्रांसपोज करना बाकी था, और ट्रांसपोज कैसे करोगे, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रोज को कॉलम्स में चेंज करना है, फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करना, बात एक ही है, ठीक है। मतलब रोज और कॉलम को आपस में चेंज करना, करते हैं चेंज। तो भाई रो का पहला कॉलम 0 30 माइनस 20, दूसरे रो का दूसरा कॉलम -5 0 और 10, और तीसरे रो का तीसरा कॉलम 10 माइनस 20 और 10। ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत, तो ये आ चुका हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा ए का डिटरमिनेंट, क्यों जरूरत पड़ने वाली है ए इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो बस डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, लगे हाथ, ए का डिटरमिनेंट ऊपर निकाल लेते हैं। अब ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं ए को जो है ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं, वरना आपके भाई के पास एक तरीका और है, अगर मैं किसी भी रो की उसी रो के कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई करवा के जुड़वा दूं तो हमारा क्या आता है डिटरमिनेंट। तो 4 गुणा में 0, ये तो मनु 0 ही हो जाएगा, 3 गुणा में 30, और फिर बीच में प्लस, और 2 गुणा में माइनस का 20। तो सोल्व करते क्या जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। इसका मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी कोफैक्टर से करवा दी जाए, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, और जोड़ने के बाद क्या आता है डिटरमिनेंट आ जाता है। देखते हैं अब 4 गुणा में 0 0, ये तो खत्म हो गया, 3 गुणा में 30 90, 90 कितना आ गया हमारा -40, 90 में 40 से कितना आ गया 50, तो हमारा ए का डिटरमिनेंट कितना आ चुका है 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय 1/50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -5 और 10, फिर आ जाएगा 30 0 -20, और फिर होगा -20 10 और 10। तो ये हमारे पास क्या आ चुका ए का इनवर्स, ठीक है। और गलती से भी इस 50 को अंदर मत भेजना, वरना ये सारा हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, और हमें पता भी हमारा एक स्टेप बाकी है। ए इनवर्स आ चुका। अब ए इनवर्स निकालना क्यों था, क्योंकि जो x की वैल्यू होती है बराबर होती है ए इनवर्स इंटू बी के। इसका मतलब मुझे अब ए इनवर्स की बी से मल्टीप्लाई करनी होगी, और अगर मैं इस अंदर भेज देता तो ये था फ्रैक्शन में कन्वर्ट, और फिर इसकी बी से मल्टीप्लाई करवाना मेरे लिए और मुश्किल होता। अब इजिया करवा लेते हैं। तो 1/50 ए इनवर्स की जगह क्या जाएगा 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10,
तो ये तो आ गई पूरी की पूरी ए इनवर्स की वैल्यू। बी हमारे पास वो रहा, कितना है 60 90 70। आई बात समझ में? तो अब सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 1/50 यूं का यूं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करना होगा, पहला रो पहला कॉलम, 0 गुना में 60 0, पहले वाले की पहले वाले से पीछे प्लस, इसकी से करूँ कितना आएगा माइनस 450, है ना, 9 5 45 और 0 यूं का यूं, फिर पीछे प्लस, अब तीसरे वाले से 10 गुना में, ठीक है 70, कितना हो गया 700। तो ये तो आ गया 700, ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से। अब दूसरा रो पहला कॉलम, 30 गुना में 60, 6 6 18, डबल 0 यूं का यूं रहेगा, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले से 90 गुना में 0 0 ही हो जाएगा, फिर बीचे प्लस, तीसरे वाले से, तो 7 दूनी 14, तो यहां तो आ गया हमारा -14 रहेगा, 14, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा डबल 0, क्योंकि प्लस आया था पर यहां से भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब तीसरा रो पहला कॉलम, अब इसकी से करूंगा तो 6 दूनी 12 यानी कि -12 और डबल 0 यूं का रहेगा, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले से 9 गुना में 10 900, फिर तीसरे वाले से 7 गुना में 10, कितना आ गया 700। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। बाहर तो बैठा है 1/50, अब अंदर सोल्व करूंगा मैं इसे, तो क्या बनेगा भाई, 700 में से घट के 450, तो कितना बचेगा 250, तो ऊपर तो हमारा आ गया 250। अब बात रहेगी नीचे, तो देखो 1800 में से घट के 1400, कितना बच गया 400, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 400। अब रहेगी लास्ट वाले की बात, तो 900 700 1600 में से 1200 गए 400, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, फिर से कितना आ जाएगा 400। कोई दिक्कत? अब जब मैं 50 को अंदर भेजूंगा तो क्या होगा, देखते हैं ध्यान से, 0 से रहे 0 कट जाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी, मतलब हर एक वैल्यू को 50 से डिवाइड करना है। और ये भी समझ लो, जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट होता है ना, तो हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो 250 डिवाइड बाय 50 कितना आ गया 5, भाई जिनको डिवाइड करना नहीं है तो देख लियो रे, 250 और 50, 0 0 कट गया, 5 से 25 गया 5 पे, तो 5 आ गया, फिर 400 बटे 50 400/50, तो 0 0 कट गया, 5 से कट गया इतने पे 8 पे, तो ये आ गया 8। ऐसे ही 400 बटे 50 कितना आ जाएगा, फिर से 8, तो क्या वैल्यू आ गई 5 8 और 8, यानी कि x बराबर है हमारा 5, y बराबर है हमारा 8 और z बराबर है हमारा 8, यानी कि प्याज है 5 रुपए किलो, गेहूं है 8 रुपए किलो और चावल भी है 8 रुपए किलो। कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं, इतने सस्ते आज के जमाने में नहीं मिलते। अब आई बात समझ में? तो चलो, उम्मीद आपको वीडियो समझ में आई भी होगी और पसंद भी आई होगी, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। 4.6 खत्म हो गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो वीडियो आएगी कंसिस्टेंसी सिस्टम के ऊपर, यानी कि अगली वीडियो 12th क्लास की। इसके बाद जो वीडियो बनेगी तो बनेगी उसके ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, डिटरमिनेंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है 4.2 के ऊपर। और इसके बाद जो मैं अगला कंटेंट अपलोड करूंगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन के ऊपर, यानी कि इसके अंदर शुरू करूंगा डिफरेंशिएशन चैप्टर। आई बात समझ में? लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, अब मैं एक लाने जा रहा हूँ शेड्यूल। शेड्यूल क्या, अब तक मैं जो पिछले महीने की बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मैं सिर्फ 12th क्लास की वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अब मैं काम करूंगा ओड और गिवन डेज बांट लूंगा, जैसे मैं कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ फिलहाल 9 10 11 12 चारों क्लासेस के लिए। तो जो मेरा ओड डे होगा ना, उसे मैं अपलोड करूंगा 12th क्लास की वीडियो, 12th की और 10th की 2 वीडियो आएगी हर दिन। एक दिन मतलब सुबह आएगी 2 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास 12th क्लास की, और फिर शाम को अपलोड करूंगा 10th क्लास के लिए। और जो आगे वीडियो बनेगी मतलब अगले दिन, ठीक है, वो बनेगी 9th और 11th के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा मैं किस तरीके से वीडियो अपलोड करने वाला हूं। शायद कल ही वो वीडियो बन जाए और 3-4 दिन में अपलोड भी हो जाए। आई बात समझ में? तो फिर ये था हमारा कंटेंट एक्सरसाइज 4.6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गलती से ही बच्चों से छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप 5 नंबर सीधा गवा दोगे अगर ये कंटेंट आपने छोड़ दिया तो, क्योंकि इसका एक सवाल आने से रोक नहीं सकता कोई, सीधा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है, क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। तो भाई ध्यान से कर लेना इस एक्सरसाइज को, 4.6 को बिल्कुल मिस मत करना। हाँ, कंसिस्टेंसी सिस्टम समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए ना आए जरूरी नहीं है उससे, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इक्वेशन सोल्व करने वाली बात। आई बात समझ में? तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट गया हूँ बोर्ड के सामने।